नमस्कार, बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या हो आपकी स्ट्रैटेजी और आपकी कल की तैयारी कराने के लिए शो में हमेशा की तरह शामिल हो चुके हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। और खास मेहमान आज जो रहेंगे हमारे साथ वो हैं ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन। संदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और पूरी रिसर्च टीम है हमारे साथ, परिचय करा दे। हमारे साथ है कुशल गुप्ता, वरुण दुबे, आशीष चतुर्वेदी और देवांशी आशर। उनसे जानेंगे अलग अलग सेक्टर पर उनकी एक्सक्लूसिव खबर और रिसर्च। लेकिन सबसे पहले आज बाजार का कारोबार कैसा रहा उस पर एक नजर डालते हैं। तो शेयर बाजार आज जब फिर गिर गया, लगातार चौथा दिन था जब बाजार पर कमजोरी हावी रही। सेंसेक्स में 562 पॉइंट की गिरावट देखी गई, जबकि निफ्टी 190 अंकों की गिरावट के साथ 14,750 के नीचे बंद हुआ। बाजार में दरअसल आज आईटी और एफएमसीजी को छोड़कर करीब करीब सभी सेक्टर्स में गिरावट नजर आई। बैंक निफ्टी भी 650 पॉइंट गिरकर 34,500 के नीचे चला गया। एफआईआईज और डीआईआईज के डेटा ने आज क्या संकेत दिए हैं उनको भी देखते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 2,626 करोड़ रुपए की खरीदारी की। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 562 करोड़ रुपए की आज बिकवाली की है। और आइए अब अनिल जी समझते हैं कि बाजार पर यह गिरावट क्यों हावी है। इस हफ्ते लगातार तीसरे दिन भारतीय बाजारों में दिखी कमजोरी। आज तो वैसे भी दुनिया भर के बाजारों से हल्की सुस्ती के संकेत थे और डाउ फ्यूचर्स भी सुस्त। तो शुरुआत हल्की कमजोरी या सुस्त होनी तय थी। हालांकि एक अच्छी बात जो कल थी वो ये कि बड़े दिनों बाद एफआईआईज की तरफ से कैश मार्केट और वायदा कारोबार में हल्की फुल्की खरीदारी के आंकड़े आए थे, जिससे थोड़ी उम्मीद बंधी थी। कुछ समय के लिए बाजार ने फर्स्ट हाफ में ऊपर आने की कोशिश भी की, लेकिन निफ्टी ने मजबूती दिखाने की कोशिश की और बैंक निफ्टी सुबह से ही कमजोरी के संकेत देता नजर आया। और यही वजह थी कि मिड सेशन के बाद दोनों ने ही एकदम कमजोरी के संकेत दे दिए और बाजार दिन के एकदम निचले स्तरों पर जाकर बंद हुए। और वजह यह कि आज देर रात अमेरिका में एक अहम सेशन है और वो है फेड की बैठक को लेकर। तो फेड की बैठक के बाद अमेरिकी बाजार एक बड़ा मुंह किसी भी तरफ दे सकते हैं। और हमारे यहाँ चूंकि 4 दिनों से कमजोरी होती दिख रही है और एफआईआईज की बिकवाली का भी प्रेशर था, कल के सेशन को छोड़ दें तो उसके चलते थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम है। और कल है वायदा कारोबार की एक्सपायरी का दिन भी, तो इसके चलते हुए सेकंड हाफ में काफ़ी हद तक तेजी की पोजीशन कम होती हुई नजर आई और बाजार और नीचे जाते नजर आए। 14,700 तक पहुंचा निफ्टी और बैंक निफ्टी भी 34,000 के बेहद करीब पहुंचता हुआ नजर आया। और सेंसेक्स में भी आप देखें तो 49,800 यानी कि 50,000 के नीचे की क्लोजिंग मिली। सबसे बड़ी दिक्कत की बात एक और थी, न सिर्फ दिग्गजों में बल्कि आज बिकवाली का काफ़ी दबाव मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी फैलता हुआ नजर आया। अब तक जो कैश मार्केट के स्टॉक्स बड़े मजबूत थे, आज वो भी दम तोड़ते नजर आए और बड़े दिनों बाद वहाँ पर अच्छी खासी सेलिंग, प्रॉफिट बुकिंग, बिकवाली नजर आई। तो ओवरऑल इतने दिनों में देखें तो आज के सेशन में बिकवाली का दबाव सबसे ज़्यादा था और चौतरफा बिकवाली का दबाव बाजारों में रहा और इसीलिए दिन के लोएस्ट पॉइंट पर जाकर बाजार बंद होते नजर आए। तो आज बाजार पर बिकवाली का दबाव ज्यादा, जैसा अनिल जी ने कहा। कल का दिन कितना जरूरी बाजार के लिए हम सब जानते हैं, क्योंकि कल वायदा बाजार की एक्सपायरी भी है। ऐसे में क्या संकेत बाजार के लिए रहेंगे और क्या मूवमेंट एक्सपेक्ट करें, समझेंगे अनिल जी से। लेकिन उससे पहले आज बाजार में सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट क्या रही है समझते हमारी सहयोगी देवांशी है हमारे साथ। देवांशी, जरा बताएं खबरों के चलते कहां पर था सबसे ज्यादा एक्शन। एक्सपायरी से एक दिन पहले बाजार में आज कमजोरी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखा। इनफैक्ट मार्च की सबसे लोएस्ट क्लोजिंग आज की ट्रेडिंग सेशन में देखिए फाइनेंशियल्स, बैंकिंग स्टॉक्स थे जिससे सबसे ज्यादा दबाव बनता हुआ दिखा। और आप देखिए निफ्टी पर केवल 4 स्टॉक्स थे जिसमें आज खरीदारी थी या तो हरे निशान में क्लोजिंग बनती हुई दिखी। इसके अलावा सारे स्टॉक्स थे जो कि लाल निशान में आज बंद हुए हैं। सारे इंडाइसेस लाल निशान में ट्रेड करते हुए दिखे थे। मिड कैप इंडाइसेस में सबसे ज्यादा दबाव बना है। सबसे पहले अगर निफ्टी के ड्रैगर्स की बात करें यानी कि जो हैवी वेट्स थे जिसके चलते निफ्टी पर दबाव बना, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक बैंक थे। तो ज्यादातर बैंकिंग स्टॉक्स थे जहां से गिरावट आज आते हुए दिखी। निफ्टी में 4 स्टॉक्स थे जो कि आज हरे निशान में क्लोज होते हुए दिखे। आईटीसी टॉप गेनर बना, इन्फोसिस, एचडीएफसी और टीसीएस आज हरे निशान में बंद हुए। फाइनेंशियल्स में आप देखिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एमएनएम फाइनेंस, पीएल, एचडीएफसी एमसी में सबसे ज्यादा गिरावट थी। और आप देखिए सरकारी बैंक्स जहां पे बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई टॉप लूजर्स बने। इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया में भी आज कमजोरी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखा। मेटल स्टॉक्स, जिंदल स्टील, नालको, टाटा स्टील, सेल टॉप लूजर्स थे।
फार्मा में भी आप देखिए ग्लैंड फार्मा आज कमजोरी के साथ कारोबार, सन फार्मा, सिप्ला में भी आज कमजोरी आती हुई दिखी। ऑटो स्टॉक्स जहां पे हमने देखा अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, टीवीएस और भारत फोर्ज लाल निशान के साथ ट्रेड करते हुए दिखे और आज चुनिंदा स्टॉक थे जहां पे खरीदारी दिखी। सबसे पहले तो दालमिया भारत चुनिंदा ब्रोकिंग हाउसेस के रिपोर्ट्स थे जो पॉजिटिव थे, इसके चलते आज गेन्स बने हुए दिखे। इसके अलावा जेएमएम फॉरलॉक खरीदारी जो एक्विजिशन कंपनी ने किया, इसके चलते आज 4% तक के गेन्स। और आईटीसी जो जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर थी कि डीमर्जर आने वाले समय में हो सकता है इन कंपनीज में, इसके चलते भी आज टॉप गेनर निफ्टी का बनता हुआ दिखा। सुपर हिट कॉल्स की अगर बात करें जहां पे आपकी दमदार कमाई होती हुई दिखी, उसमें केआई इंडस्ट्रीज था, वोल्टास आज आपको बिकवाली की राय मिलती हुई दिखी। आरबीएल बैंक, डीएलएफ, सन फार्मा और टाटा मोटर्स ये कुछ स्टॉक्स थे जहां पे आज आपको कंटिन्यूसली सेलिंग की राय मिलती हुई दिखी और वहां पे आपकी कमाई आज भरपूर हुई है। इन ऑल आप देखिए मिड कैप स्टॉक्स में सबसे ज्यादा दबाव था। बैंक निफ्टी 600 अंक लगभग आज टूटता हुआ दिखा और निफ्टी में भी आज काफी कमजोरी के साथ कारोबार होता हुआ दिखा था। तो सेक्टर स्पेसिफिक हमने मूवमेंट अच्छे से देवांशी से समझ ली है। आज के एक्सपर्ट संदीप जी का रुख कर लेते हैं। संदीप जी, जैसे अनिल जी कह रहे थे कि फेड की बैठक के बाद काफी हद तक बाजार की चाल भी समझ में आ पाएगी, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाजार से? काफी इंपॉर्टेंट सेशन कल का रह सकता है। साथ ही इंट्राडे के तौर पर आप हमेशा की तरह आज भी 2 पिक हमें बताएंगे और पोजिशनल व्यू कहां पर रखा जाए ये भी बताइएगा। बिल्कुल, देखिए मार्केट्स काफी नर्वस है और फेड की मीटिंग एक बड़ा इवेंट है, फिर कोविड के केसेस भी ऊपर जा रहे हैं और आज देखिए जैसा अनिल जी ने बहुत सही पॉइंट आउट किया कि ब्रॉड बेस्ड सेलिंग थी आज। जनरली मिड कैप स्मॉल कैप्स में इतनी करेक्शन नहीं आ रही थी और मार्केट जनरली मूव कर रहा था, बट आज ओवरऑल प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और कुछ एफआईआईज, हालांकि कल थोड़ी पॉजिटिविटी दिखी थी उनके डेटा में, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि उनका जो रुझान है वो कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग का आ रहा है। सो इट्स नॉट दैट इजी कि बहुत इजीली पैसा बनेगा, बट फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि आज कुछ मिक्स करके लाया हूं मैं। देखिए आईटीसी तो बाय कॉल है ही है, जो आज जी बिजनेस की बहुत बढ़िया एक न्यूज थी, एक्सक्लूसिव न्यूज, तो मैंने आईटीसी देने वाला था मैं, बट मैं बोला कि ठीक है आईटीसी ऑलरेडी आज काफी लोगों ने रेकमेंड कर दिया तो ये तो बाय है ही है। बट उसके अलावा एक मैं सेल कॉल लाया हूँ एफएनओ की, वो है बजाज फाइनेंस। मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा अप्रोच मिक्स्ड रहना चाहिए और 5360 के लेवल्स पे ये बंद हुआ है, यहाँ पे बेचिए। 5290, 5270 का एक टारगेट लगाइए और 5410 का स्टॉप लॉस। और कैश मार्केट में जो मैं इंट्राडे की पिक के तौर पे लाया हूँ वो है ऑलरेडी करेक्टेड स्टॉक है, बहुत बढ़िया एक एमएनसी है, बेयर क्रॉप साइंस, तो उसको आप इन लेवल्स पे ले सकते हैं। 5131 और 5190 का टारगेट लगाएं और 5090 का स्टॉप लॉस लगाएं। और पोजिशनल पिक के तौर पे जो ऑलरेडी जी बिजनेस पे भी मालामाल वीकली में भी आया हुआ है, वो स्टॉक है बीएलएस इंटरनेशनल। मैंने भी पहले रेकमेंड किया हुआ है, ऊपर के लेवल से वापस से करेक्ट किया है, तो बीएलएस इंटरनेशनल को देखा जा सकता है। करेक्टेड स्टॉक्स को लेने में कहीं ना कहीं रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज बेहतर रहते हैं। 105 के लगभग है और मुझे लगता है कि 95 का स्टॉप लॉस लगाएं और 120 से 25 का टारगेट लगाएं पोजिशनल पिक के तौर पे। ओके, तो संदीप जी के पिक्स को फटाफट रिकैप कर ले तो एफएनओ से सेल कॉल आज उन्होंने दी है बजाज फाइनेंस में, वहीं कैश से बायर क्रॉप साइंस में खरीदारी की सलाह वो दे रहे हैं इंट्राडे पिक में, और इसके अलावा पोजिशनल व्यू उन्होंने दी है बीएलएस में रखने की सलाह। संदीप जी से बातचीत जारी रहेगी, लेकिन उसके पहले कुछ और सेक्टर स्पेसिफिक बातचीत हम कर लें। इंटेलेक्ट डिजाइन अरेना काफी ज्यादा फोकस में है, 6 महीने में 200% से ज्यादा रिटर्न देखा गया। आखिरकार क्यों दौड़ रहा है इंटेलेक्ट डिजाइन अरेना, समझते हैं। हमारे साथ है हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता जी। तो आज बाजार में भारी गिरावट के बीच भी इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरिना जो मिड कैप आईटी कंपनी है वहाँ पर हमें 2-2.5% की इंट्राडे अपमूव भी देखने को मिली और कल तो ऑलमोस्ट 19% का उछाल देखने को मिला। अगर आप देखें तो स्टॉक पिछले 6 महीनों में 205-208 के लेवल से करीब 620-630 के लेवल्स पर जाता हुआ नजर आया है। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो कंपनी जो है स्पेसिफिकली BFSI सेगमेंट्स को ज़्यादातर केटर करती है और जिस तरह से $300 बिलियन का अगर आप फिनटेक मार्केट की बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी कंपनी के लिए
बन सकती है। इनफैक्ट FY22 में अगर आप EPS की बात करें तो यहाँ पर करीब 10% से ज़्यादा की आय ग्रोथ का अनुमान है और साथ ही EPS में 30% का अनुमान करके चल रहे हैं एनालिस्ट। और साथ साथ अगर आप कंपनी की डॉलर आय देखें तो वहाँ पर भी जो प्रोजेक्शंस है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। FY21 की एक्सपेक्टेशंस करीब 6% की है, उसके मुकाबले करीब दोगुने से भी ज़्यादा FY23 के अंत तक आपको इनकी डॉलर आय बढ़ती हुई नजर आएगी। और अगर आप EBITDA मार्जिन यानी कि ऑपरेटिंग मार्जिन्स की भी बात करें तो यहाँ पर भी जो ट्रेंड है वो तेज़ी का हमें देखने को मिल रहा है। तो इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरिना जो है बढ़िया बेहतरीन मिड कैप IT कंपनी जो है इनकी प्रोजेक्शंस बता रहे हैं। तो इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना पर कुशल की रिपोर्ट आपने समझी, आखिरकार शेयर क्यों दौड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं और जरा IPOs की बात करें, क्योंकि जनवरी महीने में हमने खास तौर पर देखा IPOs की भरमार रही है। तो लिस्टिंग के बाद से IPO का अब तक का प्रदर्शन कैसा रहा है, जरा समझते हैं और उसकी पूरी लिस्ट, पूरी रिसर्च हम लेकर आए हैं आपके सामने। और इसी के साथ हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी वरुण। देखिए, फिलहाल प्राइमरी मार्केट्स में IPO की भरमार है और जनवरी से अब तक अगर आप देखेंगे तो 10 कंपनियों की लिस्टिंग हो चुकी है। अब देखिए, इन कंपनियों को रिस्पांस अच्छा मिला था IPO में, लिस्टिंग भी काफ़ी अच्छी हुई इशू प्राइस के ऊपर। लेकिन तकलीफ ये है कि 10 में से 9 कंपनियां जो है अब अपने लिस्टिंग प्राइस के नीचे ट्रेड कर रही है। जी हाँ, मात्र रेलटेल ये कंपनी है जो अपने लिस्टिंग प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रही है। बाकी सारी कंपनीज अगर आप देखेंगे तो एंथनी वेस्ट 36% नीचे है, हेरनबा 26% नीचे है, होम फर्स्ट, ब्रुकफील्ड, स्टॉक प्राइस, ये सारी कंपनियां हैं जो कि अपने लिस्टिंग प्राइस के नीचे ट्रेड कर रही है। और इससे भी हैरानी की बात तो ये है कि 10 में से 5 कंपनियां ऐसी है जिन्होंने जिस दिन लिस्टिंग हुई उस दिन जो हाई बनाया उसको फिर से कभी तोड़ ही नहीं पाए। और कौन सी है ये कंपनियां? हाल ही की लिस्टेड MTAR टेक्नोलॉजीज, हेरनबा, ब्रुकफील्ड, होम फर्स्ट, एंथनी, ये 5 वो कंपनियां हैं जो जिस दिन लिस्ट हुई उस दिन जो हाई बनाया उसको फिर से पार ही नहीं कर पाई। इसके अलावा 10 में से 4 कंपनियां तो ऐसी है जो कि अपने इशू प्राइस के भी नीचे ट्रेड कर रही है। अब वो कंपनियां कौन सी है? होम फर्स्ट, IRFC, एंथनी वेस्ट और ब्रुकफील्ड। यानी कि IPO के समय कंपनियों को रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिलता है, लिस्टिंग भी जोरदार होती है, लेकिन लिस्टिंग प्राइस को फिर ये कंपनियां पार नहीं कर पा रही है। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। तो IPO मार्केट का पूरा लेखा जोखा हमने अच्छे से समझा। वरुण से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब शो में शर्मा जी का ऑप्शन। HDFC सिक्योरिटी से VK शर्मा जी से बात करते हैं। सर बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से शो में। बम्पर कमाएगा कौन सा ऑप्शन बताएंगे आज आप? स्वाति जी नमस्ते और इस सेगमेंट के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं मानता हूं कि इस वक्त लॉन्ग करने का समय तो नहीं है, पर सुबह जिस तरह के माहौल हो उसके हिसाब से आप जरूर कर सकते हैं। तो फिलहाल जिस तरह का क्लोजिंग आया है उसमें थोड़ा सा बेरिश फेस ही है। यहाँ पे मैं सलाह दूंगा कि जो लोग शॉर्ट करना नहीं जानते हैं या ऑप्शंस के अंदर वो लोग पुट राइट नहीं करते हैं, पुट नहीं खरीदते हैं, तो उनको मैं सलाह दूंगा कि आप ना करें। तो फिर भी जो ट्रेडर हैं जो बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हैं उनके लिए ये हो सकता है कि हीरो मोटर और ग्लेनमार्क 2 ही ऐसे स्टॉक हैं जो कमजोर आज रहे और फॉर फर्दर वीकनेस इनमें दिखती है। तो आप हीरो मोटर्स के अंदर 3150 का पुट 39 रुपए पे लें, 22 रुपए का स्टॉप लॉस रखें और टारगेट आपका रहेगा 63 रुपए। इसी तरह से ग्लेनमार्क 450 का पुट 5.5 रुपए पे लें और स्टॉप लॉस रखें 3 रुपए का, टारगेट आपका रहेगा 9 रुपए। ये दोनों ही ऑप्शंस मार्च महीने के ही हैं, अभी 8-9 दिन बचे हैं और उस दौरान तक आप ये इनको होल्ड कर सकते हैं। नमस्ते, जय हिंद। बहुत शुक्रिया शर्मा जी, आपने ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बताई कल के लिए। आइए अब शो में समझते हैं कि कल बाजार पर आप क्या बनाए स्ट्रैटेजी। अनिल जी से जानते हैं कि कल बाजार के लिए अहम संकेत कहां से मिलेंगे और निफ्टी बैंक निफ्टी के अहम लेवल्स क्या होंगे। कल के सेशन की पूरी शुरुआत अमेरिकी बाजारों की चाल पर निर्भर करेगी कि फेड किस तरह का आउटलुक अमेरिका के बाजारों पर, अमेरिका की इकोनॉमी को लेकर, वहां की आंकड़े और महंगाई दर को लेकर, इससे पूरी दुनिया भर के बाजारों को मिलेगा डायरेक्शन। फर्ज करें कि कुछ अच्छा हो जाए और उसके दम पर अमेरिकी बाजार उछले, भारतीय बाजारों में तेज उछाल देखने को मिले या गैप से ऊपर खुलने का मौका मिल जाए, तब भी 14,900, 14,000, 15,000 ये आपके लिए वो रेंज है जहां पर तगड़ा सप्लाई जोन है। अब जो नीचे की तरफ सपोर्ट है इमीडिएटली
14,625, 14,650 के आसपास है। इसके नीचे फिसलने पर 14,475, 14,500 तक का रास्ता निफ्टी के लिए खुलता हुआ नजर आता है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, आखिरी उम्मीद है यहीं जहां हम बंद हुए 34,000, 34,200 के आसपास। इसके नीचे जाने के बाद बाजार बड़ी कमजोरी और बैंक निफ्टी पर दिखा सकते हैं। ओवरऑल मूड माहौल खराब है। आज के एफआईज के आंकड़े भी देखने होंगे, पूरी संभावना है कि वहाँ बिकवाली के आंकड़े नजर आएंगे। तो ट्रेडर्स अपनी तेजी की पोजीशन कम कर रहे हैं, घरेलू फंड तो खरीद रहे ही नहीं है, और एफआईज की तरफ भी एक दिन की खरीदारी के बाद फिर से जो बिकवाली के आंकड़े हैं ये बाजार को नर्वस रखे हुए हैं। बस एक ही उम्मीद है कि चूंकि 15,300 से आप करेक्ट होकर 14,700 तक 600 पॉइंट एक नॉन स्टॉप गिरें तो हल्की फुल्की रिकवरी आ सकती है, और उस रिकवरी में बाजार फिर से उछाल में बिकवाली का मौका देंगे। और कल वायदा कारोबार की एक्सपायरी का भी दिन है, तो तरफ आप उतार चढ़ाव ट्रेड्स और वैसा ही एक सेशन कल भी देखने को मिल सकता है। तो बाजार पर कल के लिए स्ट्रैटेजी समझने के बाद आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। बात करते हैं एसएमसी ग्लोबल के नितिन मुरारका से। नितिन जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। कल के लिए क्या ऑप्शन स्ट्रैटेजी सजेस्ट करेंगे? देखिए, डेटा तो हर तरीके से वीक है, और कल अगर 14,700 की फुट हमें 30 रुपए के आसपास मिलती है तो खरीदनी चाहिए। स्टॉप लॉस 15 रुपए के होंगे और टारगेट 60 से 65 रुपए के हो सकते हैं। और अगर स्टॉक में ट्रेड करना है तो टाटा स्टील वीक हो रहा है, इसके टारगेट्स नीचे 680 की तरफ जा सकता है और ऊपर 725 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। टाटा स्टील में बिकवाली करके चल सकता है। बहुत शुक्रिया नितिन जी, कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। और शो के अंत में संदीप जी आपके पास आएंगे और जानेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पिक कौन सी होगी आपकी? एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी है और वो है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। और सबसे बढ़िया बात यह है, ऊपर के लेवल से ये स्टॉक करेक्ट किया हुआ है, और ऐसा बिजनेस सिर्फ 32 के पी मल्टीपल पे, मोनोपोलिस्टिक काइंड ऑफ बिजनेस, कई एक्सचेंजेस आए हैं, कई लोग कंपटीशन दे रहे हैं, बट इनके सेगमेंट में इनकी जो लीडरशिप है वो कंटिन्यूड ही रह रही है। और साथ में इन्होंने अभी रिसेंटली इंडाइसेस के फ्यूचर्स लॉन्च किए हैं, ऑप्शंस लॉन्च किए हैं। सो न्यू प्रोडक्ट में भी काफी ये लोग ने लॉन्चेस ला रहे हैं। दूसरी चीज, और इनकी जो अभी जो वॉलेटिलिटी अभी कमोडिटीज में बढ़ी है, तो उसको लेकर भी वॉल्यूम्स और बढ़िया आएंगे। सो दिसंबर का क्वार्टर तो फैंटास्टिक आई, और मुझे लगता है कि आने वाले क्वार्टर्स भी बहुत बढ़िया रहेंगे। ऐसे प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेस, ऐसे रोबस्ट बिजनेस मॉडल वाला अगर कोई बिजनेस 18-19 के करीब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे, 26-27% की 3 साल की प्रॉफिट कैगर पे अगर सिर्फ इन भाव पे मिलता है, मुझे लगता है बहुत सस्ता है। आराम से 1850-1900 के टारगेट्स के लिए स्टॉक को बिल्कुल लेना चाहिए। नीचे आए कॉन्फिडेंटली और एक्यूमुलेट कीजिए, ऐसा मेरा मानना है। मार्केट के करेक्शन के साथ अच्छे स्टॉक्स करेक्ट होते थे, उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी समझ के लेना चाहिए। मेरा कन्विक्शन बहुत ज्यादा हाई है। मैं जनरली इतने कन्विक्शन के साथ कुछ स्टॉक्स के लिए बात करता हूँ, उनमें से एक है राकेश झुनझुनवाला जी का भी करीब 4% स्टेक है, और वो कई सालों से इसको होल्ड करते हुए आ रहे हैं। सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस। तो लंबी अवधि की खरीदारी MCX में करने की सलाह संदीप जैन की। संदीप जी, बहुत शुक्रिया, आप शो में आज शामिल हुए हमारे साथ। बाकी तमाम हमारे रिसर्च एनालिस्ट का भी बहुत शुक्रिया। तो आज के शो में बस इतना ही।